गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और विभिन्न परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 15 जून के करंट अफेयर्स देखेंगे जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यानी गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना, इसको मुख्यमंत्री MMNM शॉर्ट में ये बोला जा रहा है, योजना शुरू की है? तो असम सरकार के द्वारा अभी ये योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य एक तो बाल विवाह को रोकना है और जो चाइल्ड एजुकेशन है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, उसको बढ़ाना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जून 2024 में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की। यह योजना लगभग 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों को 1000 रुपए मासिक, डिग्री पाठ्यक्रमों में लगभग 1200 रुपए और स्नातकोत्तर या बीएड कार्यक्रमों में आपको 2500 रुपए इसके तहत दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो गर्ल एजुकेशन है वो इससे प्रमोट होगी। तो इस नाम जरूर याद रखिएगा, असम से संबंधित है। असम में देखिए एक अभी और चर्चा में है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है हमारा, उसके द्वारा असम में एक नए IIM को स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। इसका नाम होगा IIM कामरूप। कामरूप आपका असम का ऐतिहासिक या पुराना नाम है और इसका जो मेंटर इंस्टीट्यूशन होगा यानी जो उसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा वो होगा IIM अहमदाबाद। ठीक है, तो नया IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट असम में बनने वाला है। इसको इन प्रिंसिपल या सैद्धांतिक रूप से मंजूरी अभी दे दी गई है, इस वजह से असम चर्चा में बना हुआ था। उत्तराखंड के पौराणिक शहर जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जोशीमठ का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशीमठ आपको पता होगा काफी ज्यादा बीच में आपदाओं के कारण भी चर्चा में बना हुआ था। ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित, जो 4 दिशाओं में उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे उसमें से एक है। तो अब इसका नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। उत्तराखंड के पौराणिक शहर जोशीमठ का आधिकारिक नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ज्योतिर्मठ उन 4 प्रमुख मठों में से एक है जिन्हें माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में स्थापित किया था। तो ये अद्वैत वेदांत फिलॉसफी को फॉलो करते थे। इसके अलावा देखिए और पूछता रहता है, जो रामानुज थे, रामानुजाचार्य, वो किसको फॉलो करते थे? ये मैचिंग में बहुत आता रहता है। तो ये विशिष्ट द्वैत, ठीक है, विशिष्ट द्वैत इसको फॉलो करते थे। अगर बात करें माधवाचार्य, जो माधवाचार्य जी थे ये द्वैत वेदांत को फॉलो करते थे। द्वैत मतलब डुअलिज्म। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये मैचिंग में काफी पूछता है। तो विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य से संबंधित है और माधवाचार्य से संबंधित है द्वैत फिलॉसफी। किस देश ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO से हटने की अभी घोषणा की है? तो अर्मेनिया ने अभी इससे हटने की घोषणा की है। आपको पता है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, नोगार्नो कराबाख रीजन। वहां पर अर्मेनिया ने अभी थोड़ा सा एक मिलिट्री एक्टिविटी करनी शुरू की थी। तो रशिया का जो रवैया था उसको लेकर वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने अब इस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से हटने की घोषणा की है। और ये जो ग्रुप है ये रशिया ही लीड करता है। ठीक है, मेन जो इसमें लीडर है वो रशिया है, इसलिए एक अपोजिशन दिखाने के लिए अर्मेनिया ने इससे बाहर निकलने का फैसला किया है। बात करें अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया की जो कैपिटल है वो है येरेवान और यहाँ की जो मुद्रा है वो है ड्राम, DRAM, इसको याद रखिएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हटने का फैसला किया है, यह रूस के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन है। पानिश्तियान ने अर्मेनिया के हटने का मुख्य कारण नोगार्नो कराबाख संघर्ष के दौरान अजरबैजान के प्रति गठबंधन के कथित पक्षपात को बताया कि इन्होंने अजरबैजान का इसमें फेवर किया। अगर बात करें इसके मैप की तो देखते हैं, ये है आपका अर्मेनिया, अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान। बॉर्डर लगता है पूर्व में इसका अजरबैजान से, नॉर्थ में लगता है जॉर्जिया से, इधर टर्की से और यहाँ पर साउथ में ईरान से इसका बॉर्डर लगता है। तो इन कंट्रीज से बॉर्डर करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेक है, लेक सेवन। ठीक है, लेक सेवान यहाँ पर है। अगर आपसे पूछे कहां पर है तो अर्मेनिया में स्थित है। इसके अलावा लेसर, यहाँ पर आप जो एरिया देखेंगे इसका, ये है आपका कॉकेशस माउंटेन्स। तो कॉकेशस की पहाड़ियां आपको या लेसर कॉकेशस की पहाड़ियां यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी।
तो इसको आप याद रखिएगा, इससे संबंधित ये फैक्ट हो गए। नोगार्नो कराबाख क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो वो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवादित क्षेत्र है। वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 15 जून से शुरू होने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो नेपाल के काठमांडू में यह पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा और सस्टेनेबल टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ये होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? देखिए सबसे पहले वाली मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? 1975 में इसकी स्थापना हुई है, तो ये वाला इसका 50th मीटिंग है, 50वीं इसकी ये मीटिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया को इसमें आउटरीच कंट्री बुलाया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी भारत का पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं। टोटल अगर मेंबर की बात करें तो G7 ग्रुप इसको बोला जाता है। 1990s में ये G8 बन गया था, लेकिन अब जब से 2014 से रशिया इससे बाहर गया है, क्योंकि 14 में आपको पता होगा रशिया ने क्रीमिया पर एनेक्सेशन किया था, उसके बाद इस ग्रुप से रशिया को बाहर कर दिया गया है, तो अब फिर से ये G7 बन गया है। अगर इसके कंट्रीज की बात करें तो जर्मनी, ठीक है, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए यानी अमेरिका, जापान, और जहां पर मीटिंग हो रही है इटली। इटली के शहर याद रखिएगा, अपुलिया में ये मीटिंग हो रही है। तो इसमें कौन इसका मेंबर नहीं है? इंडिया देखिए इसका आउटरीच मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। भारत को एक आउटरीच देश के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया है, यहां पर आप इसके मेंबर पढ़ सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बता दिया 1975 में फ्रांस के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। कनाडा शुरू में इसका मेंबर नहीं था, कनाडा को 1976 में इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इससे संबंधित फैक्ट्स हो गए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत योजना, ये माफ कीजिए शायद रिपीट हो गया, हाल ही में T4 एजुकेशन द्वारा जारी की गई विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की सूची 2024 में किस स्कूल को चौथा स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित CM राइस विनोवा स्कूल रतलाम को ये बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है। टॉप 10 में शामिल ये स्कूल है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और जो प्लेसेस चर्चा में रहे वो देख लेते हैं। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी, तो देखिए टोक्यो विश्वविद्यालय ने लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी या सबसे बड़ी वेधशाला बनाई है दुनिया की, अटाकामा चिली मरुस्थल में। लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटी, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है वायुमंडल से, वो सबसे बड़ी फैसिलिटी कहां पर बनी है? अभी आइसलैंड में बनी है। नाम इसका क्या है फैसिलिटी का? मैमथ, इस नाम से ये फैसिलिटी बनी है। अगला, पहला ओम शेड टेम्पल कहां बना है? तो ये राजस्थान में अभी इसका इनॉग्रेट किया गया। तो ये कुछ अभी फैक्ट्स चर्चा में थे। हाल ही में खबरों में रही स्कैंडर M मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो स्कैंडर M मिसाइल प्रणाली है रूस के द्वारा विकसित। रूस ने अभी हाल ही में दावा किया था कि जो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, इसका उपयोग करके उसने मिर्गोरोड, जो कि यूक्रेन में एक जगह है, बल्कि यूक्रेन का एयरबेस है, वहां पर इन्होंने हमला किया है इस मिसाइल के थ्रू। तो यहां पर आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्कैंडर, जिसका एक रिपोर्टिंग नाम SS-26 स्टोन भी है, रूस द्वारा विकसित एक सड़क मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। यह 2006 में रूसी सेवा में शामिल हुआ था। इसे छोटे उच्च मूल्य वाले भूमि लक्ष्यों पर सामरिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा कुछ और जो मिसाइल अभी चर्चा में रहे हैं, एक है एयर लोरा, इजराइल की मिसाइल है। बुलावा मिसाइल, ये रशिया के द्वारा डेवलप की गई है। इगला एस, ये मैन पोर्टेबल मिसाइल है, ये भी रशिया के द्वारा डेवलप की गई है। रशिया ने अभी इंडिया को इसकी पहली खेप सौंपी है। SM-6 मिसाइल, ये भी यूएस के द्वारा डेवलप की गई है। और मिनटमैन थर्ड मिसाइल, ये भी यूएसए की मिसाइल है। तो ये अभी मिसाइल्स कुछ चर्चा में रही है। हाल ही में खबरों में रहा लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो अभी चर्चा में क्यों है? देखिए पहले लिपुलेख के माध्यम से आपको पता होगा ये दर्रा भारत को तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, जो चाइना के अंतर्गत अब आता है, उससे जोड़ता है। तो जो पहले व्यापार इन दोनों के क्षेत्रों के बीच में काफी चलता था, जिससे दोनों क्षेत्रों के लोगों को फायदा होता था, स्पेशली जो बॉर्डर में रहते हैं। तो अब वहां के लोकल व्यापारियों ने केंद्र सरकार से दोबारा से ये कहा है कि इस माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से आप शुरू कीजिए इस दर्रे के माध्यम से। तो लिपुलेख दर्रा इस वजह से चर्चा में था। यहाँ पर अगर इसके बारे में पढ़ेंगे, यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन के पास स्थित एक हाई एल्टीट्यूड पर्वतीय दर्रा है। इसके अलावा देखिए इसको पहली बार 1992 में चीन के साथ व्यापार के लिए खोला गया था। उसके बाद 1994 में हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला दर्रे को खोला गया।
उसके बाद 2006 में सिक्किम में नाथुला दर्रे को खोला गया। तो 3 हमने दर्रे इसमें कवर किए। लिपुलेख उत्तराखंड में है, शिप्कीला हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में नाथुला दर्रा है जहां से आपकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है। इसके अलावा उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट और दर्रे हैं वो बता देता हूं। माना पास, मुलिंगला, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है मुलिंगला। नीति पास या नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड में है। ट्रेल्स पास ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और मंगशाधुरा पास या मंगशाधुला दर्रा ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो ये कुछ उत्तराखंड के और अन्य दर्रे हो। हाल ही में समाचारों में देखा गया कावली पुरस्कार या कावली प्राइज किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया अवार्ड है एकदम। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, स्पेशली विज्ञान के भी 3 क्षेत्रों में ये दिया जाएगा। ठीक है, एक खगोल भौतिकी में, न्यूरो साइंस या तंत्रिका विज्ञान में और नैनो साइंस में, इन 3 क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है। किसके नाम पर इसकी स्थापना की गई है, तो देखिए नॉर्वेजियन अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी फ्रेड कावली, जिनका 2013 में निधन हो गया था, उनके सम्मान में यह दिया जाता है। और 3 क्षेत्रों में मैंने आपको बता दिया, खगोल भौतिकी, नैनो साइंस और न्यूरो साइंस। इसकी पहली घोषणा कब की गई थी, 2008। इसके अलावा हम कुछ और जो अभी अवार्ड चर्चा में है उनको देख लेते हैं। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार आरती को दिया गया है। अभी यूनाइटेड किंगडम में यह पुरस्कार इनको मिला है, उत्तर प्रदेश के बहराइच। ठीक है, बहराइच से ये संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार मेजर राधिका सेन जी को दिया गया है। खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार श्रीनिवास आर कुलकर्णी, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2 लोगों को जॉइंटली दिया जाता है। जेनी एरपेनबैक की किताब है कैरोस। कैरोस आपका जर्मन भाषा में लिखी गई है और इसका जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है वो माइकल हॉफमैन ने किया है। तो इन दोनों को जॉइंटली ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। अगला देखते हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जेन एआई पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कोच्चि में आयोजित की जाएगी। तो भारत कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काफी अच्छा भारत के लिए रहेगा। 11 और 12 जुलाई को ये कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। यह बात केरल सरकार ने बताई है। अभी इस कार्यक्रम में वैश्विक तकनीकी कंपनियां जैसे आईबीएम के साथ काम करने के परिणाम स्वरूप केरल ने नई तकनीकी और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इससे पहले देखिए एक वजह से और चर्चा में है, 7th क्लास की बुक्स में, ठीक है, केरल सरकार ने 7th क्लास की बुक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैप्टर जोड़ा है और भारत में इस तरीके का ये पहला स्टेप है। आपको पता है केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है और इन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए इस तरीके की पहल की है। तो इसको आप याद रखिए। इसके अलावा कुछ और जो मीटिंग्स अभी चर्चा में रही वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इसका 29वां सेशन ये होगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा, बाकू अजरबैजान में, नवंबर 2024 में ये होगा। पहली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF की क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम की बैठक कहां पर हुई, तो सिंगापुर में आयोजित की गई। सिंगापुर में एक और अभी आयोजन हुआ है, शंग्रीला डायलॉग, जिसको एशियाई सुरक्षा सम्मेलन बोला जाता है। यह सिंगापुर में ही आयोजित किया गया था। 33वीं अरब लीग कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, मनामा बहरीन में हुई। अरब लीग की स्थापना कब की गई है, 1945 में अरब लीग की स्थापना की गई है और कायरो इजिप्ट यानी मिस्र में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और न्यूक्लियर सिक्योरिटी ये वियना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम या विश्व जल मंच ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। यहां पर अभी विश्व बैंक ने इसी आयोजन के दौरान एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये इसका शीर्षक है, इस नाम से रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने, इसको याद रखिए। ठीक है, तो यही आज के हमारे करंट अफेयर्स थे जो चर्चा में बने हुए थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।